नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 17 मई 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। आज का जो डिस्कशन का पहला टॉपिक है वो टॉपिक इसमें आप देख सकते हो कि भारत और नेपाल के रिश्ते की बात की जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा था, ठीक है, मतलब बुद्ध पूर्णिमा था। उसके अवसर पे हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो लुम्बिनी गए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है लुम्बिनी जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। लुम्बिनी एक्चुअली नेपाल में है, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में है। और लुम्बिनी जो है वो जन्म स्थल है, किसका जन्म स्थल है? बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। हमें बस इस चीज़ों को देखना है कि लुम्बिनी में जो प्रधानमंत्री जी गए वो लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, ठीक है, और वो नेपाल में पड़ता है। ये भी याद रखेंगे, नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है। उसके बाद उन्होंने कुशीनगर गए, राइट, वहाँ से वापस आके, तो इस चीज़ों के बारे में हमें देख लेना है बस लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत है कि एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि इस्लामिक सहयोग संगठन, इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग की जो बैठक हुई, परिसीमन आयोग जो बना था, ठीक है, इन्होंने अपने रिपोर्ट पेश किया, तो उसके लेके कुछ टिप्पणी किया गया, ठीक है। परिसीमन आयोग को लेके एक्चुअली आर्टिकल 370 जो हटा था ना 370, उसको लेके ही एक्चुअली डिस्कस किया गया था, राइट। इनके द्वारा टिप्पणी किया गया है। तो हमारे जो अभी विदेश मंत्रालय है, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा इसे बताया गया था, खासकर इन्होंने बोला इस्लामिक सहयोग संगठन को इस तरह की टिप्पणी से आपको बचना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना है वो देखना है कि इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में, ठीक है। चलिए हम डिटेल से जानते हैं इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में। देखिए, इसकी स्थापना जो होती है वो 1969 को होती है। इसकी स्थापना 1969 को होती है और इसके जो वर्तमान में जो सदस्य है वो 57 सदस्य है। ये जो सदस्य है ना, ठीक है, जितने सदस्यों का ये समूह है वो आप देखोगे कि यूएन जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है, उसके बाद एक दूसरा सबसे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में ये कार्य करती है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है विश्व में? तो संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र के बाद आप देखेंगे अंतर सरकारी संगठन में तो इस्लामिक सहयोग संगठन ही होता है, ठीक है। उसके बाद भी कोई चीज़ आती है। कहना है, ये कहती है कि विश्व में जितने भी मुस्लिम जो है, ठीक है, उनकी एक सामूहिक आवाज़ के रूप में ये संगठन कार्य करती है, राइट। इस संगठन का उद्देश्य जो है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, सद्भाव को बढ़ावा दिया जाएगा और मुस्लिम जो कम्युनिटी है, ठीक है, मुस्लिम जो समुदाय है, उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य किया जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ इनका जो संगठन है, ठीक है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ में आपको देखेंगे कि ये जो इस्लामिक स्टेट है इसका अस्थायी प्रतिनिधित्व भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है कि इसमें दोनों जगह पे इनका एक अस्थायी प्रतिनिधित्व भी है और इनकी जो अस्थायी सचिवालय है, ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब में जिन्नात जो जगह है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है, क्वेश्चन उठता है कि भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये संगठन। तो देखिए, भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल के दिनों में देखेंगे तो मध्य एशिया के जो देश है, ठीक है, मध्य में देखेंगे कि आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र पे परस्पर ये क्या है, समृद्ध है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये जो देश है, ये बहुत ज़्यादा समृद्ध है, ठीक है। इनके जितने भी देश है उनके साथ भारत का जो रिलेशन है, भारत का जो रिश्ता है, अब देखेंगे गल्फ कंट्री के साथ हमारा क्या है, तेल का बहुत ज़्यादा आयात करते हैं हम, ठीक है। तो हमारा इनके साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, जितने भी इस्लामिक सहयोग संगठन जो देश है उनके साथ जो सदस्य के साथ जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा रहा है हाल के दिनों में, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत के जो दो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश और मालदीव, ये इनके सदस्य देश है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में देख लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो इस पेज में है। एक्चुअली इस पेज में ये वाला आर्टिकल जो है ना, ये इसको देखिए, एक्चुअली ये आर्टिकल को समझिए। ये एक्चुअली आर्टिकल क्या है, देखो, बुजुर्ग जो हो जाते हैं, जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उन बुजुर्गों के लिए घर से बाहर निकल के जाके काम करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। उनको काम ज़्यादा नहीं दिया जाता है क्योंकि वो इस एज पे पहुंच जाते हैं कि उनका वर्क पावर उतना नहीं होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि उन पर उंगली उठाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि शायद ये अब काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, राइट। तो सरकार के द्वारा इसीलिए एक स्कीम लेके आया गया है, ठीक है, एक पोर्टल लेके आया गया है जो इनको रोजगार दिलाएगा, ठीक है। सेक्रेड है, ठीक है, सेक्रेड है, ओके। इसका जो पूरा नाम आप देखेंगे तो सीनियर एबल सिटीजन, ठीक है, री अपॉइंटमेंट इन
डिग्निटी, ठीक है, डिपार्टमेंट इन डिग्निटी। तो इसके बारे में ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इस मंत्रालय का नाम याद करके रखेंगे, सार्वजनिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपको यदि पोर्टल का नाम दिया जाएगा कि सिकेट जो है वो किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे कि बुजुर्गों को रोजगार देने से, उपलब्ध करवाने से संबंधित है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये चीजें आती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है। हमें इसको भी समझना है कि देखिए, सरकार जो है वो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है 2024 तक उसको पूरी तरह से बैन करने की बात की गई थी, सॉरी 2022 के आसपास ही इसको पूरी तरह से बैन करने की बात की गई थी। इसके एवज में कोई ये जो प्लास्टिक है ये जब हटेगा तो इसके रिप्लेसमेंट में, इसके विकल्प में तो कुछ चीज़ें हमें तैयार करना पड़ेगा ना। तो इन चीज़ों को तैयार करने के लिए सरकार चाह रही है कि एक ऐसा चीज़ें लेके आया जाए जिससे कि एक तो हम जो अपना स्वरोजगार है, आत्मनिर्भर को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें आप देखेंगे कि कुम्हार जो होता है, ठीक है, कुम्हार क्या होता है, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी का बर्तन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद फिर से वो मिट्टी में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, वो अवशेषित हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही मोदी जी का कहना है, इनका बढ़ावा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प में मिट्टी के जो बने हुए बर्तन है, वस्तु है, उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। एक्चुअली बढ़ावा देने के लिए जो बात की जाती है वो ये बात की जाती है, एक प्लान बनाया जा रहा है कि देखिए, एक्चुअली इसमें दिल्ली की बात की जाती है, लेकिन मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ कि देखिए, इनको एक इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया जाए। चाक जो होता है ना, जो बनाते हैं, जो मिट्टी है ना, ये चाक होता है जिसके ऊपर वो ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, घूमता है चक्री की तरह, और उस पर ये मिट्टी का बर्तन बनता है, राइट। उसमें एक्चुअली बात किया जाता है उनको चाक इलेक्ट्रॉनिक तरीके वाला दिया जाए, जिससे क्या हो कि प्रोडक्टिविटी उनका बढ़ेगा, काम करने की क्षमता। उसके बाद है पाग मिल दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी दिया जाए, जिसमें ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक का जो भट्टी है उस पर क्या करेंगे, ये मिट्टी का बर्तन बनने के बाद इसको पकाया जाता है। तो पकाने के लिए अभी जो एक्चुअली यूज किया जाता है वो आप देखेंगे कि लकड़ी का या फिर उपला होता है, उपला तरह का होता है, उसको ढक के फिर वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें उससे भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, जब जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो एक चीज तो आप पर्यावरण को बचा रहे हो सिंगल यूज प्लास्टिक से, लेकिन दूसरी तरफ भी तो क्या होगा, पर्यावरण का क्षति होगा। तो इन चीजों को यूज के मतलब कि पर्यावरण को क्षति को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी को उपयोग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें है, ये मास्टर प्लान बनाया जा रहा है कि 2041 तक घरेलू, और इससे एक फायदा और होगा कि इससे एक फायदा ये होगा कि आप देखेंगे जो कुम्हार होता है, ठीक है, उनकी क्या होगी, रोजगार बढ़ेगा, जॉब जो है ना, रोजगार बढ़ेगी। जब इनकी रोजगार बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा सामने कि वो भी सशक्तिकरण होगा, हम एक आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा जो डेवलप, हम जो दूसरे देशों के पास डिपेंडेंट है दूसरे जगह से, वो डिपेंडेंसी हमारा कम होगा। इनकी सशक्तिकरण की जाएगी कुम्हारों की, उनको रोजगार सृजन होगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, राइट, जो हमारे भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये आर्टिकल इसी के तहत दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे अफगानिस्तान के हालात पे एससीओ की बैठक पे मंथन होगी। हाल ही में दिल्ली में इसकी बैठक होने वाली है एससीओ का। एससीओ का जो पूरा नाम है वो है शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन। आपने संदर्भ जान लिया क्योंकि अभी बैठक होने वाला है, तो इस चीज़ों के लिए ये कंटेस्ट आया था। अब एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसकी जो घोषणा हुई थी स्थापना के लिए, गठन के लिए जो घोषणा किया गया था वो 15 जून 2001 को किया गया था शंघाई में। शंघाई मतलब चीन के एक शहर का नाम है शंघाई, ठीक है। सेंट पीटरबर्ग जो है वहाँ पे एक राष्ट्रीय, जो वहाँ के राष्ट्रीय है ना, ठीक है, उनकी बैठक हुई थी। उसमें से एक शंघाई सहयोग संगठन एक चार्टर के रूप में निकल के हस्ताक्षर किया गया था। इस चार्टर को प्रभावी जो था वो 19 सितंबर 2009 को किया गया था। तो आप बोलोगे इतना याद करने की जरूरत है, नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। और पहले जो ये एससीओ है ना, इससे पहले होता था शंघाई 5। शंघाई 5 में कौन कौन सा कंट्री आता है इसको समझिए। किर्गिस्तान, ठीक है, उसके बाद आपको आ जाता है चीन आता है, किर्गिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, ठीक है, रूस आता है, और जो है ना ये मध्य एशिया वाला कंट्री है, ठीक है। तो पहले ये 5 होते थे, टॉप 5, ठीक है। अब देखिए इसको, इस 5 के बाद इसमें क्या हुआ,
इसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, आगे बढ़ाने की बात करेंगे। इसको राष्ट्र के रूप में, ठीक है, इसकी जो भाषा है, एससीओ का जो भाषा है वो रूसी भाषा और चीनी भाषा है, दो भाषा को मिला के बनाया गया है, रूसी भाषा और चीनी भाषा। शंघाई सहयोग संगठन जो है उसमें जो आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे किर्गिस्तान, चाइना, ठीक है, किर्गिस्तान है, ठीक है, उसके बाद रखेंगे रूसी, तजिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो ये संगठन है। उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाती है, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2001 में हुआ था, जिसमें आप देखेंगे किर्गिस्तान टॉप जो 5 था, शंघाई 5 को, और 2 कंट्री और बाद में मिल गया, ठीक है, वो 2 कंट्री मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान 2017 में मिला, और ये इसका सदस्य बनने के बाद ये क्या हो गया, शंघाई सहयोग संगठन हो गया, ठीक है। अब इसकी बात की जाती है कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लेंगे। सदस्य देश जो है वर्तमान में किर्गिस्तान है, चीन है, ठीक है, रूस है, किर्गिस्तान है, तजिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, भारत है और पाकिस्तान है। तो ये जो कंट्री है ये इनके कंट्री है, ठीक है, सदस्य देश है, यहाँ पे देख सकते हैं मैप के थ्रू आप वर्ल्ड में। अब देखिए, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा दिया जाए और पड़ोसी को मजबूत किया जाए, ठीक है, पड़ोसी को मजबूत करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। साथ साथ क्या करना है हमें, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, ठीक है, अनुशासन, प्रौद्योगिकी, संस्कृति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण के तहत इनमें सहयोग बढ़ावा दिया जाए सभी देशों को मिलके, ठीक है। इसमें और चीज़ें किया जाएगा कि संयुक्त रूप से एक प्रयास करिए कि इस क्षेत्र में शांति हो सके, ठीक है, क्षेत्रों में शांति हो सके, सुरक्षा हो सके और स्थिरता ला सके, और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और अंतर्गत क्या है कि नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आर्थिक व्यवस्था के रूप में इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये सहयोग संगठन, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भारत ने आर्थिक और भू राजनीतिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मध्य एशिया में के बहुत सारे कंट्री जो है इसमें, ठीक है, सदस्य जो देश है वो मध्य एशिया का पार्ट है, मध्य एशिया के पास है, और भारत चाहता है कि मध्य एशिया से हमें संपर्क बनाया जाए। और मध्य एशिया में इस क्षेत्र में ना ऊर्जा को लेके जो क्षेत्र है, ठीक है, ऊर्जा का भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आर्थिक और सामरिक बहुत ज़्यादा महत्व है इसका, ओके। और हाल ही में आप देखेंगे जिस तरह से अफगानिस्तान का इशू है, ठीक है, तो पहले हम इधर से तो संपर्क साथ लेते थे मध्य एशिया में, ठीक है, लेकिन अब क्या है, चरबाहर बंदरगाह से ईरान होते हुए हम चले जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि ईरान पे भी सेंसस लगाया गया है, ठीक है, और अफगानिस्तान में भी वैसा माहौल नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, तो ये इसलिए भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात की जाती है कि एससीओ जो है, ठीक है, एससीओ में भारत के लिए जो पड़ोसी देशों की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ क्या है कि रिश्ते सुधार के साथ एक बहुपक्षीय प्रदान किया जाए, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारा था, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत ये है कि देखिए एक्चुअली आपकी टीबी की जो बीमारी है, सरकार ने टारगेट रखा है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। तो टीबी मुक्त होने के लिए ना हमें जन भागीदारी की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो बीमारी है ना, इसके साथ साथ एक सामाजिक टैग लग गया है कि इस बीमारी को ना लोग छुपा के बहुत रखना चाहते हैं, ठीक है, उनको पता होता फिर भी नहीं जाते, एक ऐसा नज़रिए से देखा जाता है कि इसको टीबी हो गया है, समाज से इसको अलग ही रखा जाता है, उसके पास नहीं बैठना, तो लोग क्या करते हैं उसको छुपाने की काम करता है। तो इसीलिए जन भागीदारी की जरूरत है, हमें सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, तब जाके हम 2025 तक टीबी को खत्म कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि लोकपाल से संबंधित है कि लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, 2 सदस्यों की, राइट। तो इसी के साथ हमने क्या है लोकपाल के बारे में बहुत पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यदि आप बाकी दिनों आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जाता है तो इसको हमने लोकपाल को नहीं किया है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है भारी पड़ती पुलिस सुधार की अनदेखी। एक्चुअली राइटर जो बात करते हैं पुलिस सुधार के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये विक्रम सिंह है राइटर, ठीक है, ये बता रहे हैं पुलिस सुधार के बारे में। अब हम इसको जो हमारे यहाँ जो द हिंदू में भी आर्टिकल आया था उसको दोनों को मर्ज करके हम इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पुलिस सुधार संदर्भ क्या है,
हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति है इन्होंने बोला है कि पुलिस में सुधार को लागू करने के लिए नए सिरे से जोड़ की आह्वान किया गया है कि आपको नए सिरे से जोड़ करना पड़ेगा कि पुलिस को सुधार किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये समय की मांग है। क्योंकि भारत और खासकर जो आधुनिक है, भारत एक आधुनिक की तरफ जा रहा है और आधुनिक के जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या है 21वीं सदी में जो साइबर अपराध है और आर्थिक अपराध है ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब देखेंगे साइबर हमला कितना ज़्यादा हो रहा है। आर्थिक एक्टिविटी मतलब आपसे फ़ोन किया, आपके गूगल पे से, फ़ोन पे से आपको बोला जा रहा है कि लॉटरी लगा है, आपका पैसा आने वाला है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रही है। तो इन अपराधों से निपटने के लिए हमारा एक समय मांग है कि हम क्या करें कि पुलिस में आधुनिकीकरण में लाया जाए या पुलिस की जो व्यवस्था है उसको सुधार किया जाए, ठीक है। इससे संबंधित प्रकाश सिंह मामला, ठीक है, पुलिस सुधार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया था। इसमें कहा गया था कि ये जो है इनकी नियुक्ति की बात की गई थी कि पुलिस और असम का, ठीक है, पुलिस और असम पुलिस 1946 में क्या था, ठीक है, 1996 में पुलिस सुधार की मांग की गई थी, ठीक है। प्रकाश सिंह जो थे वो डीजीपी के रूप में काम कर रहे थे, राइट, प्रकाश सिंह, इन्होंने मांग किया था। इसमें यह कहा गया था, इसमें जो फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला आया, वो सितंबर 2006 में फैसला आता है प्रकाश सिंह वाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये न्याय देते हैं, सुझाव देते हैं कि देखिए आप कुछ एक काम करो, ये काम करिए कि पुलिस की जो महानिदेशक होते हैं, ठीक है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, सॉरी डीजीपी कहते हैं, ठीक है, मुझे जीडीपी आ रहा था, ठीक है, तो डीजीपी कहते हैं, इसकी जो कार्यकाल होती है, अब ऐसा समय में कार्यकाल बनाते हैं आप कि आपने 2 महीने उसका काम बचा हुआ है रिटायरमेंट के लिए, उनका 2 महीने का काम बचा हुआ है, आप क्या कर रहे हो 2 महीने को उनको जीडीपी और पुलिस महानिदेशक बना दे रहे हो, ठीक है, डीजीपी बना दे रहे हो। तो इसमें समझिए को जब तक सिस्टम को समझेंगे तब तक तो वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो कुछ अच्छा कर नहीं पाते। तो इसीलिए उनके द्वारा बोला जाता है कि ऐसे को नियुक्त करिए जिनका टाइमलाइन थोड़ा सा बचा हुआ हो, कम से कम 1-2 सालों का बचा हुआ हो। इसके बाद बात की जाती है कि कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। जो महानिदेशक का जो नियुक्ति होती है ना, इसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ साथ एक चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और बोलती है कि देखिए न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करिए। देखिए न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित यदि होगा तो एक पुलिस निदेशक को पता है कि हमारा कार्यकाल 4 सालों का है या 3 सालों का है, इस समय में हमें कोई नहीं हटा सकता। जब इनको पता होगा कि इस समय में हमें कोई नहीं हटा सकता, तो वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, वो कोई राजनीतिक पार्टी के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित जो चीज़ें होती है, यदि अधिकारी सही नहीं करता है तो उनकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी, उनकी हस्तांतरण नहीं, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पुलिस क्या करते हैं कि जो राजनीतिक पार्टी बोलते हैं उनकी एक बता सकते हैं कि साइड की तरह जो बोलेंगे एक कठपुतली की तरह काम करते रहते हैं, ठीक है। वो अपने मन से फैसला नहीं ले पाते क्योंकि उनको भी लगता है अरे भैया थोड़ा ही तो दिन सर्विस बचा हुआ है, क्या माथा पेची लेना है, जैसा चल रहा है चलने दो सिस्टम को। ऐसे की जरूरत नहीं है, इनको एक न्यूनतम दीजिए जिससे कि इनको एक पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो टेंशन है वो ना रहे, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है कि आम लोगों की जो पीड़ित है, ठीक है, आम लोगों से जो पुलिस की जो कार्रवाई से पीड़ित है उनके लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को डेवलप करिए। जो पुलिस से भी पीड़ित है, आप देखेंगे पुलिस से भी प्रॉब्लम आती है, किसी का केस नहीं रजिस्टर किया जाता है, किसी के द्वारा पुलिस ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि यहाँ पर आंसर देना नहीं चाहते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है ना, इसको ख़त्म करने के लिए एक शिकायत प्राधिकरण को डेवलप करने की बात की जाती है। उसके बाद है पुलिस को बेहतर बनाने के लिए इसकी जांच और कानून और व्यवस्था से कार्य करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग को बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, गठन करने की ज़रूरत है, जिसमें सिविल सोसाइटी जो होता है उसकी सदस्य को किए जाए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ पॉइंट बताया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग को गठन किया जाए। जो राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग है वो इसको गठन किया जाएगा, तो इससे क्या होगी, पुलिस की स्थिति जो है वो अच्छी होती चलेगी, ठीक है।